बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तानी मानफरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। लंबी मुसाफत के बाद वो हलब पहुंचे। उस वक्त हलब का अमीर शमसुद्दीन था, जिसने थोड़ा ही अरसा पहले सलीबियों को तावान अदा करके उनसे सुलह कर ली थी। अल-मलकु साले दिमिश्क से भागकर वहां पहुंच चुका था। उसके तमाम उमरा वुज़रा उसके साथ थे और इसके बॉडीगार्ड के दस्ते भी वहां पहुंच रहे थे। अल-साले ने हलब की इमारत पर कब्जा कर लिया था और इसके उमरा वगैरह फौज को नए सिरे से मुनज़्ज़म करने लगे थे। सूरत हाल ऐसी थी कि फौज को हर उस आदमी की जरूरत थी जिसमें थोड़ी सी जंगी सूझबूझ हो। अल-मलकु साले के पास सोने और खजाने की कमी नहीं थी, कमी फौज कमांडरों और मशीरों की थी। वो और उसका टोला सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ने और खिलाफत बहाल करने को बेताब था। उनकी बेताबियों से यूं पता चलता था जैसे उनकी दुश्मन सलीबी नहीं सुल्तान अय्यूबी है। उन्होंने खलीफा की मोहर के साथ इधर उधर के उमरा को पैगाम भेजे कि वो सल्तनत के दिफा के लिए सुल्तान अल-मलकु साले के साथ फौजी तावन करें। इन उमरा में हमस, हमात और मूसल के हुक्मरान खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। किसी की तरफ से उम्मीद फजा जवाब मिला, किसी ने तावन का सिर्फ वादा किया। ये जागीरदार हलब पहुंचा ता अल-साले ने उसे खुश आमदीद कहा। वो भी अल-साले की जंगी मजलिस मुशावरत का हम रुकन था। उसे हलब में एक मकान दे दिया गया। वो आते ही इस कदर मसरूफ हो गया कि सुबह का गया आधी रात को घर आता था। इसकी गैर हाजिरी में उसकी बीवी माजिद हजाजी में दिलचस्पी लेने लगी। माजिद ने उसके साथ ऐसी बेतकल्फी पैदा कर ली जिसमें बदनीति का शायबा तक न था। माजिद ने पुरवकार अंदाज इख्तियार किए रखा, जिससे लड़की मुतासर हुई और वो जैसे भूल ही गई हो कि माजिद उसके खामद का मुहाफिज है। माजिद अपने मिशन पर काम कर रहा था। उसने 2-3 दिनों में लड़की के दिल पर कब्जा कर लिया। उसने लड़की से पूछा कि उसके खामद की बाकी 4 बीवियां कैसी थी। उसने बताया कि कोई ऐसी बुरी तो नहीं थी। इस शख्स ने उन्हें पुरानी समझकर धोखा दिया और इस लड़की को साथ लेकर भाग आया और एक रोज ये तुम्हें भी छोड़कर किसी और को ले आएगा। माजिद हजाजी ने कहा, इन अमीरों का यही शुगल है। अगर मैं तुम्हें दिल की बात बता दूं तो मेरे खामद को तो नहीं बताओगे। लड़की ने पूछा, मुझे धोखा तो नहीं दोगे? अगर मेरी फितरत में धोखा और फरेब होता तो मैं तुम्हारे खामद को वहीं जहां मैं तुम्हें मिला था आसानी से कत्ल करके तुम पर और तुम्हारे मालो दौलत पर हाथ साफ कर सकता था। माजिद ने कहा, मैं मर्द हूं, औरत को फरेब देना मर्द की शान के खिलाफ है। मैं अब इस राज को अपने दिल में ज्यादा देर नहीं रख सकती कि मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत है जिस पर मेरा काबू नहीं रहा। लड़की ने कहा, और ये भी एक राज है कि मुझे इस खामद से नफरत है। मैं बिकी हुई लड़की हूँ। कई बार दिल में आई है कि अपने आप को खत्म कर दूं। मैं शायद बुज़दिल हूँ, अपनी जान लेने से डरती हूँ। मेरे इरादे कुछ और थे, मेरे ख्यालात कुछ और थे। तुमने मेरे इरादों और ख्यालात पर मट्टी डाल दी है और मेरा ये इरादा पक्का कर दिया है कि अपने आप को खत्म कर दूं। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें चूंकि मुझसे मोहब्बत है इसलिए खुदकुशी करना चाहती हो? नहीं, लड़की ने कहा, मेरे जहन में सलाहुद्दीन अय्यूबी का तस्वर नूरुद्दीन जंगी से ज्यादा मुकद्दस और प्यारा था। तुमने इस तस्वर को तोड़ फोड़ दिया है। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी इतना ही बुरा है जितना तुमने बताया है? मैं तुम्हारे राज को अपना राज समझूंगा। माजिद हजाजी ने कहा, इसके एवज तुम्हें अपना एक राज देता हूँ। मैं तुमसे कोई वादा नहीं लूंगा कि मेरे राज की फाश करना। अगर मेरा राज फाश हो गया तो ना तुम जिंदा रहोगी और ना तुम्हारा खामद। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस हूँ। मैंने 2-4 दिनों में भांप लिया है कि तुम असल में क्या हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का तस्वर उससे कहीं ज्यादा मुकद्दस है जो तुमने अपने जहन में बना रखा है। वो इन अमीरों और बादशाहों का दुश्मन है जिन्होंने लड़कियों को अपने हरमों में कैद कर रखा है। वो इसके सख्त खिलाफ है कि मर्द औरत को सिर्फ तफरीह और अय्याशी का जरिया बनाए। वो मर्द और औरत की बराबरी का और एक खामद और एक बीवी का कायल है। वो औरतों को फौजी तरबियत देना चाहता है। मैंने तुम्हारे खामद का इत्मीनान हासिल करने के लिए झूठ बोला था कि अय्यूबी ने अपनी फौज के चंद दस्तों को दिमिश्क से भागने वालों को लूटने और इनकी लड़कियों को उठा लाने के लिए भेजा है। वो सच्चे इस्लाम का अलमबरदार है। मैं इसी इस्लाम की खातर और इसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की खातर यहाँ एक काम के लिए आया हूँ। लड़की की आंखों में चमक सी पैदा हुई। उसने माजिद हजाजी का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर चूम लिया और कहा, तुम्हारा ये राज कभी फाश ना होगा। मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मुझे बात बताओ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी असल में क्या है और तुमने मेरे खामद को क्या बताया था।
میں عورتوں کی اس جماعت کی لڑکی تھی جو نورالدین زنگی کی زندگی میں ہم نے بنائی تھی۔ ہم صلیبیوں کے خلاف اپنا محاذ قائم کر رہی تھی۔ زنگی کی بیوہ ہماری سرپرست اور نگران تھی۔ میرا باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اس جماعت میں رہوں۔ وہ لالچی اور خوش آمدی انسان ہے، اس کے لیے سلیب اور حلال میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اسی کا غلام ہے جس سے اسے کچھ رقم ہاتھ آ جائے۔ اس نے مجھے اس آدمی کا ہاتھ بھیج دیا۔ اس سودے کو لوگ شادی کہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ مسلمان کی بچی میدان جنگ میں ہو یا اسے کوئی بھی جنگی اور قومی کام دے دو، وہ مردوں کو حیران کر دیتی ہے اور دشمن کا منہ پھیر سکتی ہے، مگر یہی بچی جب حرم میں قید کر لی جاتی ہے تو وہ چیونٹی بن جاتی ہے۔ یہی حالت میری ہوئی۔ اگر میرا یہ خامد معمولی حیثیت کا ہوتا تو میں بغاوت کرتی، اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس آدمی کے پاس طاقت ہے، دولت ہے اور الصالح کا جو محافظ دستہ ہے، اس قادر سپاہی اس کے علاقے کے ہیں جو اسی کے برتی کرائے ہوئے ہیں۔ میں چونکہ اس کی پہلی 4 بیویوں سے زیادہ جوان اور خوبصورت ہوں، اس لیے میں ہی اس کا کھلونا بن گئی۔ میری روح مر گئی، میرا صرف جسم زندہ رہا۔ باہر کی دنیا سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور میں جس دنیا میں قید تھی وہاں شراب اور ناچ گانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر کچھ اور تھا تو وہ نورالدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کے منصوبے تھے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس نے ماجد حجازی کو جھنجھوڑ کر کہا، کیا تم میری باتیں سن رہی ہو؟ میں نے یہ یقین کیے بغیر کہ تم صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہو یا میرے خامد کے، تمہیں اپنے دل کی باتیں سنا رہی ہو۔ اگر تم میرے خامد کے جاسوس ہو تو اسے یہ ساری باتیں سنا دینا جو میں تمہیں سنا رہی ہوں، وہ مجھے سزا دے گا۔ میں اب ہر قسم کی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس اب جسم رہ گیا ہے، یہ جسم پتھر بن گیا ہے، روح مر گئی ہے۔ تمہاری روح زندہ ہے، ماجد حجازی نے کہا۔ میری نگاہیں گہرائیوں سے زیادہ گہرائی تک دیکھ لیا کرتی ہیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تمہاری روح زندہ ہے، ورنہ میں اپنا راز کبھی تمہارے آگے نہ کھولتا۔ میں حسن اور جوانی سے مغلوب ہونے والا انسان نہیں ہوں، مرد ہوں، اپنی جان اسلام کے نام پر وقف کر دی ہے۔ تم بولو، اپنا دل ہلکا کرتی جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ تمہاری داستان میرے لیے نئی نہیں، یہ ہر مسلمان عورت کی داستان ہے۔ اسلام کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز ایک مسلمان نے حرم کھولا اور اس میں خوبصورت لڑکیاں خرید کر قید کی تھیں۔ صلیبیوں نے کہا کہ اب اس قوم کو عورت کے ہاتھوں مرواؤ۔ انہوں نے ہمارے بادشاہوں کے حرم اپنی بیٹیوں سے بھر دیے ہیں۔ یہ میرے خامد کے گھر میں بھی ہوا، لڑکی نے کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں صلیبی لڑکیوں کو اپنے خامد کے پاس آتے اور شراب پیتے دیکھا ہے۔ میں سوائے رونے کے اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ میں اس لیے نہیں روتی تھی کہ ان لڑکیوں نے مجھ سے میرا خامد چھین لیا تھا، بلکہ اس لیے کہ مجھ سے میرا اسلام چھن گیا تھا، وہ اسلام جس کی خاطر میں نے تمہاری طرح اپنی جان وقف کی تھی۔ آؤ جذباتی باتوں سے ہٹ کر اس کام کی باتیں کریں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، ماجد نے کہا اور اس سے پوچھا، اپنے خامد پر تمہارا کتنا کچھ اثر ہے؟ کیا تم اس کے دل سے راز کی باتیں نکال سکتی ہو؟ شراب کے 2 پیالے پلا کر اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر میں اس سے ہر راز لے سکتی ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا، تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کچھ سوچ کر اور مسکرا کر کہا، میری ایک ذاتی شرط مان لو گے؟ اگر میں تمہارا کام کر دوں تو مجھے یہاں سے لے جاؤ گے، میری محبت کو ٹھکرا تو نہیں جاؤ گے؟ ماجد حجازی نے اس کا دل رکھ لیا اور اس کی شرط مان لی۔ اس نے اسے بتایا کہ الصالح 11 سال کا بچہ ہے، وہ امیروں کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ یہ امیر اور وزیر صلاح الدین ایوبی کو ختم کر کے سلطنت اسلامیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان ٹکڑوں کو صلیبی ہضم کر جائیں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جس قوم نے اپنے ملک کے ٹکڑے کیے وہ کبھی زندہ نہیں رہی۔ ہمارے یہ امیر صلیبیوں تک سے مدد لینے کو تیار ہیں، صلیبی نے ضرور مدد دیں گے اور اس کے عوض وہ انہیں اپنا محکوم بنائیں گے۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ خلیفہ کے ہاں کیا منصوبے بن رہے ہیں اور صلیبی انہیں کیا مدد دے رہے ہیں۔ مجھے یہ خبر بہت جلد صلاح الدین ایوبی تک پہنچانی ہے تاکہ اس کے مطابق کارروائی کی جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان ایوبی بے خبری میں صلیبیوں کے حملے کی زد میں آ جائے۔ کیا صلاح الدین ایوبی مسلمان امیروں پر حملہ کرے گا؟ لڑکی نے پوچھا۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ دریغ نہیں کرے گا۔ لڑکی بہت جذباتی تھی اور وہ ذہین بھی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، اسلام کو یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپس میں لڑے گی، اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں۔ ماجد حجازی نے کہا، صلاح الدین ایوبی بادشاہ نہیں، اللہ کا سپاہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ملک اور قوم کو خطروں اور تباہی سے بچانے کا فرض فوج کے سپرد ہے۔ یہ خطرہ باہر کے دشمن کا ہو یا اندر کے غداروں اور مفاد پرست حکمرانوں کا ہو، ان سے ملک اور قوم کو بچانا سپاہی کا فرض ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ فوج کو حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دے گا۔ فوج حکمرانوں کی اعلی کار بنی ہوئی ہے
وہ मुसलमान काफरों से ज्यादा खतरनाक होता है जो काफरों को दोस्त समझकर इन्हें अपनी जड़ों में बिठाता है। अब तुम्हारा काम ये है कि अपने खामद से ये राज लो कि यहाँ क्या मंसूबा बन रहा है। मैं राज भी दूंगी और दुआ भी करूंगी कि जब तुम यहाँ से दमिश्क जाओ तो तुम्हारे साथ ये राज भी हो और मैं भी हूं, लड़की ने कहा। त्रिपोली के सलीबी बादशाह रिमांड की तरफ एक एलची इस दरखास्त के साथ भेज दिया गया कि वो अलसाले की मदद को आए। दूसरे ही दिन लड़की ने माजिद हजाजी को बताया, मैंने रात को शराब पिलाकर सलाहुद्दीन यूबी के खिलाफ बहुत बातें की और उससे कहा कि तुम लोग बाज़दिल हो जो दमिश्क से भागकर हलम में अपना ली है। कोई मुसलमान हुक्मरान की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता जो सलाहुद्दीन यूबी ने की है। ऐसी बहुत सी बातें की तो वो भड़क उठा और मेरे साथ बेहुदा हरकतें करते हुए बोला, यूबी चंद दिनों का मेहमान है। फदाई कातलों के मुर्शद शेख सनान से भी दरखास्त की गई है कि वो सलाहुद्दीन यूबी के कत्ल का बंदोबस्त करे और मुंह मांगे नाम ले। वो अपने तजर्बाकार आदमी दमिश्क भेज रहा है। उसने ये भी बताया कि अपनी फौज की तैयारी के लिए बहुत वक्त मिल जाएगा क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने लगेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी सहराई फौज को इतनी सर्दी और बर्फ में नहीं लड़ा सकेगा। ये इब्तदा थी। शराब और औरत एक मर्द के सीने से राज निकलवा रही थी। लड़की ने हर रात खामद से दिन भर की कारगुजारी मालूम करनी शुरू कर दी और ये राज माजिद हजाजी के सीने में महफूज होते गए। एक रोज खामद ने माजिद से कहा, मुझे मुलाजमों ने तुम्हारे मुतालिक एक काबिल तराज बात बताई है। माजिद कांप उठा। वो समझा कि इसका भांडा फूट गया है, मगर खामद ने कहा, तुम मेरी बीवी को बरगला रहे हो। मेरी गैर हाजिरी में तुम इसके पास बैठे रहते हो। मैं जानता हूं कि मेरे मुकाबले में तुम खूबरू हो और जवान भी। मेरी बीवी तुम्हें पसंद कर सकती है मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माजिद हजाजी ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह उसकी गलत फहमी है, लेकिन उसके दिल में वहम पैदा हो चुका था। उसने अपनी बीवी से भी यही बात कही और इस बार पाबंदी आयद कर दी कि वो माजिद हजाजी से नहीं मिल सकती। माजिद हजाजी अभी वहां से निकलना नहीं चाहता था क्योंकि इसे अभी वहां का पूरा मंसूबा नहीं मिला था। उसने इस लड़की के खामद की डांट डपट सह ली और इसकी धमकियों से अपने ऊपर मसनूई खौफ की कैफियत भी तारी कर ली। इसकी मिन्नत माजिद भी की। इस शख्स ने उसे माफ तो कर दिया लेकिन उसी रोज 6 बॉडीगार्ड ले आया। उस दौर में अमीर कबीर लोग अपने घर में बॉडीगार्ड रखने को इज्जत की निशानी समझते थे। इस आदमी ने माजिद हजाजी समेत 7 बॉडीगार्ड रख लिए और इनमें से एक को कमांडर बना दिया। उस कमांडर ने माजिद को ये खुसूसी हुक्म सुनाया कि वो चूंकि आका की नजरों में मुश्तबा है इसलिए वो मकान के दरवाजे तक भी नहीं जा सकता और रात को थोड़ी सी देर के लिए भी गैर हाजिर नहीं हो सकता। माजिद ने उस हुक्म के आगे भी सर तस्लीमी खम कर दिया और उसने ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया जैसे मर गया हो। 2-3 रातें ही गुजरी होंगी। आधी रात के वक्त ये लड़की बाहर निकली। बड़े दरवाजे पर एक बॉडीगार्ड पहरे पर खड़ा था। लड़की ने इससे आंखों के जलाल और रोब से पूछा, तुम यहाँ खड़े रहते हो या मकान के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाते हो? उसने कुछ जवाब दिया तो लड़की ने कहा, तुम नए आदमी हो। हमारे दमिश्क वाले मुहाफिज बहुत होशियार और चौकस थे। तुम अगर यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो तुम्हें इसी तरह होशियार और चौकस बनना पड़ेगा। आका बड़ी सख्त तबीयत के मालिक हैं। पहरेदार ने एहतराम से सर झुका दिया। लड़की बॉडीगार्डों को देखने निकली थी। वो उन 2 खैमों की तरफ चल पड़ी जिनमें दूसरे बॉडीगार्ड सोए हुए थे। दरवाजे वाले पहरादार ने दौड़कर कमांडर को जगाया और बताया कि मालका मुआयने के लिए आई है। कमांडर घबराकर उठा और लड़की के आगे झुक गया। लड़की ने उसे भी हदायत दी और एक खेमे के आगे रुककर बुलंद आवाज से बातें करने लगी। माजिद हजाजी इसी खेमे में सोया हुआ था। उसकी आंख खुल गई। वो बाहर आ गया। लड़की ने उससे यूं बात की जैसे उसे अच्छी तरह जानती ही ना हो। इससे पूछा, तुम शायद पहले वाले मुहाफिज हो? माजिद ने ताजीम से जवाब दिया तो लड़की ने कमांडर से कहा, इस आदमी को जल्दी तैयार करो, ये मेरे साथ कसरे सल्तनत तक जाएगा। 2 घोड़े फौरन तैयार करो। अगर आका आपके मुतालिक पूछे तो मैं क्या जवाब दूं? कमांडर ने पूछा। मैं सैर सपाटे के लिए नहीं जा रही, लड़की ने तहकमाना लहजे में कहा। आका के ही काम से जा रही हूं। हुक्म के कामों में मत दखल दो। जाओ घोड़े तैयार करो। कमांडर ने एक आदमी को असबल की तरफ दौड़ा दिया। माजिद हजाजी तलवार से मुसल्लह होकर तैयार हो गया था। लड़की उसे असबल की तरफ ले गई। कमांडर को इस लड़की के खामद ने बता रखा था कि माजिद पर नजर रखे और इसे घर के अंदर ना जाने दे। अब लड़की ने माजिद को ही अपने साथ ले जाने के लिए मुंतखब किया था। कमांडर ने देखा कि वो दोनों अस्तबल की तरफ चले गए हैं तो वो दौड़कर अंदर लड़की के खामद को इतला देने चला गया। वो यकीन करना चाहता था कि खामद को मालूम है कि इसकी बीवी मुश्तबा बॉडीगार्ड के साथ जा रही है। वो लड़की को रोक भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसकी मालकन थी। वो अंदर गया और डरते डरते अपने आका के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुल गया। अंदर कंदील जल रही थी और कमरा शराब की बदबू से भरा हुआ था। उसने अपने आका को देखा। वो बिस्तर पर इस तरह पड़ा था कि इसका सर और एक बाजू पलंग से लटक रहा था। एक खंजर उसके सीने में उतरा हुआ था। इसके सीने पर खंजर के कई जख्म थे। कमांडर ने इसकी नब्ज देखी। वो मरा हुआ था। उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। माजिद हजाजी को
लड़की बता चुकी थी कि उसने अपने खामद से सारा मंसूबा मालूम कर लिया है और अब इस मंसूबे पर अमल शुरू हो रहा है। उसने खामद को रोजमर्रा की तरह शराब पिलाई और इतनी पिलाई कि वो बेहोश हो गया। लड़की उसे बेहोशी की हालत में ही छोड़कर आ सकती थी, लेकिन इंतकाम के जज्बे ने उसे पागल कर दिया। उसने उसी के खंजर से इसका सीना छलनी कर दिया और खंजर इसके सीने में ही रहने दिया। माजिद हिजाजी घबराया नहीं, वो तो हर लम्हा किसी न किसी अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए तैयार रहता था। उसने लड़की के इस इकदाम को सराहा और उससे कहा कि वो इत्मीनान से घोड़े पर सवार हो जाए। वो यूं ही घोड़ों पर सवार होने लगे, रात की खामोशी में एक आवाज बड़ी ही बुलंद सुनाई देने लगी, घोड़े मत देना, इन्हें रोक लो, वो आका को कत्ल करके जा रही है। 6 के 6 बॉडीगार्ड तलवारें और बर्छियां उठाए बाहर आ गए। माजिद और लड़की घोड़ों पर सवार हो चुके थे। उन्हें उसी रास्ते से गुजरना था जहां बॉडीगार्ड थे। माजिद ने लड़की से कहा कि वो घुड़सवारी नहीं कर सकती तो उसके घोड़े पर पीछे बैठ जाए, घोड़ा सर पर दौड़ाना पड़ेगा। लड़की ने खुद तमादी से कहा कि वो घोड़ा दौड़ा सकती है। माजिद ने उसे कहा कि वो घोड़ा इसके पीछे रखे। माजिद ने तलवार निकाल ली। उधर बॉडीगार्डों का शोर बढ़ता जा रहा था और वो असबल की तरफ दौड़ते आ रहे थे। माजिद ने घोड़े को ईंट लगा दी। इसके पीछे लड़की ने भी घोड़ा दौड़ा दिया। कमांडर की आवाज गिरजी, रुक जाओ, मारे जाओगे। चांदनी रात थी। माजिद ने देख लिया कि बॉडीगार्ड बर्छियां ऊपर किए इसकी तरफ आ रहे हैं। उसने घोड़े का रुख इनकी तरफ कर दिया और आगे होकर तलवार घुमाने लगा। घोड़े की रफ्तार इसकी तवक्को से ज्यादा तेज थी। 2 बॉडीगार्ड उसके सामने आ गए और घोड़े तले कुचले गए। एक बर्छी उसकी तरफ आई जो उसने तलवार के वार से बेकार कर दी। कमाने निकालो, कमांडर ने चिल्लाकर कहा। बॉडीगार्ड तजर्बाकार मालूम होते थे। जरा सी देर में 2 तीर माजिद हिजाजी के करीब से गुजर गए। उसने घोड़ा दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया ताकि तीर अंदाज निशाना ना ले सके। इतने में वो तीरों की जद से निकल गए। अब ये खतरा था कि बॉडीगार्ड घोड़ों पर ताकब करेंगे, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर नहीं था, क्योंकि घोड़ों पर जीने कसने के लिए जो वक्त सर्फ होना था वो उसके लिए दूर निकल जाने के लिए काफी था। और हुआ भी यही। आबादी से दूर निकल जाने तक उसे ताकब में आते घोड़ों की आवाजें सुनाई ना दी। इसने लड़की से कहा कि अब घोड़ा इसके पहलू में कर ले। लड़की का घोड़ा जब इसके पहलू में आया तो माजिद ने लड़की से पूछा कि वो घबराई या डरी तो नहीं। लड़की ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। लड़की ने उसे दौड़ते घोड़ों के साथ बुलंद आवाज से सुनाना शुरू कर दिया कि इसने कौन सा राज अपने खामद से हासिल किया है। माजिद ने उसे कहा कि आगे चलकर रुकेंगे तो सारी बात सुनूंगा, लेकिन लड़की बोलती रही। माजिद ने जब बार बार उसे कहा कि चुप हो जाए, इसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है, तो लड़की ने कहा फिर रुक जाओ, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकूंगी। माजिद अभी रुकना नहीं चाहता था और लड़की बोलती जा रही थी। आखिर लड़की ने लंबा हाथ करके माजिद के घोड़े की बागें पकड़ ली। उसके लिए उसे आगे झुकना पड़ा। तब माजिद ने देखा कि लड़की के दूसरे पहलू में तीर उतरा हुआ है। माजिद ने फौरन घोड़ा रोक लिया। ये तीर मुझे वहीं लग गया था, लड़की ने कहा। मैं इसलिए तुम्हारे दौड़ते घोड़े से असल बात सुना रही थी कि मरने से पहले ये राज तुम्हें दे दूं। माजिद हिजाजी ने उसे घोड़े से उतारा और जमीन पर बैठकर इसे अपनी आगोश में ले लिया। इसने तीर को हाथ लगाया। वो खासा अंदर चला गया था, निकाला नहीं जा सकता था। ये जरा का काम था जो पट्टा चीर कर तीर निकाल सकता था। इसे रहने दो, मेरी बात सुन लो, लड़की ने कहा। और उसने माजिद को सारा मंसूबा सुना दिया जो उसने खामद से सुना था। मेरे ख्याल है कि ये किसी को शक नहीं होगा कि हम कोई राज लेकर हलब से भागे हैं। वो मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। महाफ्तों तक को मालूम है कि मेरे खामद को शक है कि मेरे और तुम्हारे दरपर्दा ताल्लुकात हैं। वो यही कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत की खातिर भागी हूं। लड़की सारी बात सुना चुकी तो उसने माजिद का हाथ चूमकर कहा, अब सुकून से मर सकूंगी, और उस पर गशी तारी होने लगी। माजिद ने दूसरे घोड़े को अपने घोड़े के पीछे बांध दिया। लड़की को अपने घोड़े पर डालकर उसके पीछे बैठ गया और इसे ऐसी पोजीशन में साथ लगा लिया कि तीर उसे तकलीफ न दे, मगर तीर अपना काम कर चुका था। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।